जैसे ही मैं घर में प्रवेश किया, मेरे मन को छू लेने वाली महक मेरे किचन से आ रही थी। बैग को सोफे पर पटक हाथ मुंह धोकर मैं सीधे किचन में जा घुसी। कढ़ाई में छन रहे साबूदाने की बुड़ों को देखकर पीछे से माँ के गले में बाहें डालकर बोली, टेस्टी। अरे वाह माँ, आज तो आपने मुझे खुश कर दिया। बोलिए, आपको क्या चाहिए? तू खुद माँ बन गई है, पर अभी भी बचपना नहीं गया तेरा। ले जल्दी से खाकर बात कैसे बने हैं। प्लेट में 2 वड़े और नारियल की चटनी डालकर देते हुए माँ ने हल्की सी चपत मेरी गाल पर लगा दी। माँ बन गई तो क्या मैं आपकी बच्ची नहीं रही? कहते हुए मैं वड़े खाने लगी। सर्दियों में माँ के हाथों के वड़ों के हम सब दीवाने थे। माँ को कुकिंग का बहुत शौक था, इसलिए शायद हम भाई बहन बहुत चटोरे हो गए थे। मैं बचपन की सुनहरी यादों में कुछ और खोती। उससे पहले मेरे पतिदेव सुनील ने घर में प्रवेश किया और आते ही फरमान जारी किया, सरोज जल्दी से कड़क चाय पिला दो, सिर में तेज दर्द हो रहा है। बेटा तुम हाथ में धोकर आ जाओ, मैंने वड़े बनाए हैं और कड़क चाय बस तैयार होने वाली है। अरे माँ, आप क्यों परेशान होती हो? इतनी बार आपसे कहा है कि आप बस आराम करिए, पर आप नहीं मान सकती। बेटा, हाथ पैर चलते रहेंगे तो बुढ़ापा आराम से कट जाएगा। तो मेरे साथ साथ तुम लोग भी परेशान हो जाओगे, इसलिए हल्का फुल्का काम तो करने ही देते रहो। जिंदगी भर तो काम में कोल्हू के बैल की तरह जुटे रहे और अब तुम आराम करने को कह रहे हो, तो बताओ कैसे हो पाएगा? माँ ने मुस्कुराते हुए कहा। तो सुनील निशब्द से हो गए। हमें खिलाकर माँ अपनी प्लेट लगाकर ले गई और टीवी देखते हुए स्वयं भी खाने लगी। माँ की शुरू से आदत है, जब तक घर में एक एक सदस्य को खिला नहीं लेंगी तब तक स्वयं नहीं खाएंगी। मैं चेंज करके कुछ देर आराम करने की उद्देश्य से बिस्तर पर लेट गई। लेटते ही मन आज से 2 वर्ष पूर्व जा पहुंचा, जब एक दिन सुबह सुबह मेरे भाई चिंतन का मेरे पास फोन आया। माँ और बाबूजी उस समय चिंतन के ही पास थे। मेरे फोन उठाते ही वह बोला, मैं तो परेशान हो गया हूँ इन दोनों से। जब भी घर में आओ तो लगता है मानो 2 जासूस बैठे हैं। घर में हमारा उनके साथ एडजस्ट करना बहुत मुश्किल हो रहा है। दीदी आप ही कोई तरीका बताओ जिससे ये दोनों यहाँ से चले जाए। चिंतन की बातें सुनकर मेरा दिमाग सुन्न पड़ गया था। उससे उम्र में 10 वर्ष बड़ी होने की बावजूद समझ नहीं पाए कि उसके प्रश्न का क्या जवाब दूं। जिस बेटे के जन्म के लिए माँ बाबूजी न जाने कितनी मन्नत मांगी, कितने मंदिर मस्जिद के दरवाजे खटखटाए और जिसके जन्म होने पर लगा मानो उनके जीवन के समस्त दुखों का हरण हो गया हो, वही बेटा आज उन्हें जासूस कह रहा था। अपनी संतान की प्रगति से खुश होने वाले माता पिता अपने ही बेटे के घर में जासूस कैसे हो सकते हैं? भारतीय संस्कृति में पुत्र को मोक्ष के द्वार तक पहुंचाने वाला कहा गया है। हमारे धर्म वृक्षों ने इस पर और चासनी चढ़ाई कि मरणोपरांत पुत्र के द्वारा ही मुखाग्नि से ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है, अन्यथा तो मानव बस नरक में ही जाता है। बस इसी मानसिकता के शिकार माँ बाबूजी इस कमर तोड़ती महंगाई में भी एक के बाद एक 3 बेटियों की कतार लगते गए। इस बीच माँ के गर्भ में पल रही कुछ बेटियों को तो जन्म ही नहीं लेने दिया गया। खैर, इंतजार का फल मीठा होता है, ये कहावत हमारे घर में भी चरितार्थ हुई और अंत में जब बेटा हुआ तो लगा मानो साक्षात स्वर्ग के द्वार खुल गए हैं। माँ बाबूजी को उनका वह अनमोल हीरा मिल गया था जो उनकी वृद्धावस्था को उतारने वाला था। अपने हीरे मोती जैसे भाई को पाकर हम बहनों की खुशी का भी कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि हर रक्षाबंधन और भाई दूज पर हमें ताऊ जी के बेटों की राह देखनी पड़ती थी। अब वह औपचारिकता समाप्त हो गई थी। समय अपनी गति से बढ़ रहा था। हम तीनों बहनों की शादियां हो गई। दोनों बड़ी बहनें अपने परिवार के साथ विदेश जा बसी थी। साल 2 साल में एक ही बार आ पाती थी। न केवल भाई चिंतन बल्कि हम बहनों को पढ़ाने लिखाने में भी माँ बाबूजी ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। अब तक चिंतन भी इंजीनियरिंग करके दिल्ली में एक मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छे पैकेज पर नौकरी करने लग गया था। मैं भी यहाँ मुंबई में एक बैंक में कार्यरत थी। भारतीय समाज में लड़के की नौकरी लगते ही उसकी बोली लगनी प्रारंभ हो जाती है। सो चिंतन के लिए भी रिश्तों की लाइन लगी थी। जब भी किसी लड़की का फोटो आता तो माँ बाबूजी की खुशी देखते ही बनती थी। अपने बुढ़ापे का सुखमय होने का सपना देख रहे माँ बाबूजी को उसे समय तगड़ा झटका लगा। जब एक बार चिंतन छुट्टियों में घर आया और माँ बाबूजी की लड़की देखने की तैयारी देखकर घोषणा की, माँ मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ और उसी से विवाह करूंगा, आप लोग परेशान ना हो। माँ बाबूजी को काटो तो खून नहीं। माँ कभी उस दरवाजे को देखती जहाँ से अभी चिंतन निकाल कर गया था, और कभी बाबूजी को अपने कानों सुनी बातों पर वह भरोसा ही नहीं कर पा रहे थे। अचानक किए गए चिंतन की इस विस्फोट से वह बुरी तरह घबरा गई और फूट फूट कर रोने लगी और बोली, इसी दिन के लिए पैदा किया था। इसे पता भी है
कितनी बलिदानों के बाद हमने इसे पाया है। क्या क्या सपने संजोए थे बहू को लेकर, इसने एक बार भी नहीं सोचा हमारे बारे में। बाबूजी शायद मामले की गंभीरता को भांप नहीं पाए थे या अपने बेटे पर अति विश्वास को, सो वे मां को दिलासा देते हुए बोले, मैं समझाऊंगा उसे, बच्चा है, समझ जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, ये सब क्षणिक आवेश है। मेरा बेटा है, अपने पिता की बात अवश्य मानेगा। मां को भी बाबूजी की बातों पर और उससे भी ज्यादा अपने बेटे पर भरोसा था। तुम सही कह रहे हो, मुझे लगता है मजाक कर रहा होगा। ऐसा नहीं कर सकता है वह, हमारे अरमानों पर पानी नहीं फेरेगा हमारा बेटा। चूंकि अगले दिन चिंतन वापस दिल्ली चला गया था, तो बात आई गई और हो गई। पर अगली बार जब चिंतन आया, तो बाबूजी ने एक लड़की वाले को भी आने का समय दे दिया। चिंतन ने उनके सामने बड़ा ही रुखा और तटस्थ व्यवहार किया, और लड़की वालों के जाते ही माँ बाबूजी पर बिखर पड़ा। यह क्या तमाशा लगा रखा है आप लोगों ने? जब मैंने आपको बता दिया कि मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ और शादी भी उसी से करूँगा, फिर इन लोगों को क्यों बुलाया? वह मेरे साथ मेरे ही ऑफिस में काम करती है और यह रही उसकी फोटो। कहते हुए चिंतन ने एक फोटो टेबल पर पटक दी। अपने बेटे की बातों को सुन रही माँ ने लपक कर टेबल से फोटो उठा ली। सामान्य से नैन नक्श और सांवले रंग की लड़की को देखकर उनकी त्योरिया चढ़ गई और बोली, बेटा ये तो हमारे घर में पैबंद जैसी लगेगी। तुम्हें इसमें क्या देखा जो लट्टू हो गया? माँ, मेरे लिए नैन नक्श और रंग नहीं, बल्कि गुण और योग्यता मायने रखते हैं, और काजल बहुत योग्य है। हाँ, एक बात और बता दूं कि काजल हमारी जाति की नहीं है, चिंतन ने कुछ सहमति हुए कहा। अपनी जाति की नहीं है मतलब? बाबूजी गरजते स्वर में बोले। मतलब वह जाति से सोनी है, चिंतन ने दबे से स्वर में कहा। मतलब सुनार। ये दिन और देखने को रह गया था, ब्राह्मण परिवार में एक सुनार की बेटी बहू बनकर आएगी। वाह वाह, इसी दिन के लिए तो पैदा किया था तुझे। ये सब देखने से पहले मैं मर क्यों न गया? मुझे ये शादी कतई मंजूर नहीं। बाबूजी आवेश और क्रोध से कांपने लगे थे। किसी तरह माँ ने उन्हें संभाला, तो ठीक है, यह नहीं तो और कोई नहीं। मैं आप लोगों की खुशी के लिए आजीवन कुंवारा रहूंगा। चिंतन अपना फैसला सुनाकर घर से बाहर चला गया था। उस दिन ना घर में खाना बना और न ही किसी ने कुछ खाया। प्रतिपल हंसी खुशी से गूंजायमान रहने वाले हमारे घर में ऐसी मनहूसियत छाए कि सबके जीवन से उल्लास और खुशी ने मानो अपना मुंह फेर लिया। विवाहित होने के बावजूद हम बहनों को भी इस घटना ने कुछ कम प्रभावित नहीं किया। माँ बाबूजी का दुख हमसे देखा नहीं जाता था और भाई अपने पर अटल था। शायद समय सबसे बड़ा मरहम होता है। कुछ ही माह में पुत्र मोह में डूबे माँ बाबूजी को समझ आ गया था कि अब उनके पास बेटे की बात मानने के अलावा कोई चारा नहीं है। जिस घर की बेटियों को उनकी मर्जी पूछे बगैर ससुराल के लिए विदा कर दिया था, उस घर में बेटे की इच्छा का मान रखते हुए अंतर्जातीय विवाह के लिए विवाह जोर जोर से तैयारियां की। चिंतन माँ बाबूजी की कमजोर नस थी, तो उनके पास और कोई चारा भी तो नहीं था। खैर, गाजे बाजे के साथ हम सब काजल को हमारे घर की बहू बनाकर ले आए थे। सांवली रंगत और बेहद साधारण नैन नक्श वाली काजल गोरे चिट्टे लंबे कद काठी और बेहद सुंदर व्यक्तित्व के स्वामी चिंतन के आसपास जरा भी नहीं ठहरती थी। पर कहते हैं ना कि प्यार अंधा होता है। एक तो बड़ा जनरेशन गैप, दूसरे प्रेम विवाह, तीसरे माँ बाबूजी की बहू से आवश्यकता से अधिक अपेक्षा। इन सब के कारण परिवार की समीकरण धीरे धीरे का गड़बड़ाने लगी थी। बहू के आते ही जब माँ बाबूजी ने ही अपनी जिंदगी से अपने ही पेट जाए बेटियों को दूध की मक्खी की तरह निकाल फेंका था, तो बेटे बहू के लिए तो वे स्वतः ही महत्वहीन हो गई थी। कुछ ही समय में बहू ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए थे। चिंतन और उसकी पत्नी काजल को परिवार के किसी भी सदस्य से कोई मतलब नहीं था। कुछ समय पूर्व ही काजल की डिलीवरी होने वाली थी। तब माँ बाबूजी गए थे चिंतन के पास नवजात पोते के मुंह में बड़ी मुश्किल से 1 माह तक रहे थे। तभी चिंतन ने मुझे उन्हें वापस भेजने का उपाय पूछा था। मैंने भी उन्हें वापस आने के लिए राजी कर लिया था। अभी उन्हें आए कुछ माह ही हुए थे कि अचानक एक दिन बाबूजी को दिल का दौरा पड़ा और इस दुनिया से ही कूच कर गए। पीछे रह गई माँ अकेली। लोक लाज निभाते हुए चिंतन माँ को अपने साथ ले तो गया, परंतु वहां के दमघोटू वातावरण और काजल के कटु व्यवहार के कारण वह वापस आ गई और अब तो पुनः दिल्ली जाने से साफ इनकार कर दिया था। सोने पर सुहागा ये कि चिंतन और काजल ने भी माँ को अपने साथ ले जाने में कोई रुचि नहीं दिखाई। मनुष्य का जीवन ही ऐसा होता है कि एक समस्या का अंत होता है तो दूसरी उठ खड़ी होती है। अचानक एक दिन माँ बाथरूम में गिर गई और अपना हाथ तोड़ बैठी। चिंतन ने इतनी छोटी सी बात के लिए आना उचित नहीं समझा।
बस फोन पर ही हाल चाल पूछकर अपने कर्तव्यों की इतिश्री कर ली। दोनों बड़ी बहनें तो विदेश में होने के कारण जो भी सारी जिम्मेदारियां से मुक्त थे। बची मैं तो चिंतन का रूख देखकर मेरे अंदर बेटी का कर्तव्य भाव जाग उठा। फ्रैक्चर के बाद जब मन को देखने गई तो उन्हें अकेला एक नौकरानी के भरोसे छोड़कर आने की मेरी अंतरात्मा में गवाही नहीं थी, और मैं मां को अपने साथ मुंबई लेकर आ गई। मैं कुछ और आगे की यादों में विचरण कर पाती, तभी मेरे कानों में सुनील का स्वर गुंजा। कहाँ हो भाई, खाना वाना मिलेगा, 9 बजे जा रहे हैं। मैंने अपने खुले बालों का जुड़ा बनाया और फटाफट किचन में जा पहुंची। देखा तो मां ने रात की डिनर की पूरी तैयारी कर दी थी। बस केवल रोटी बनाने शेष थे। मैंने फुर्ती से गैस जलाए और सबको गर्मा गर्म रोटी खिलाई। सारे काम समाप्त करके मैं अपने बेडरूम में आ गई। सुनील तो लेटते ही खर्राटे लेने लगे थे, पर मैं तो अभी अपने विगत से ही बाहर नहीं आ पाई थी। आज भी वह दिन मुझे याद है जब मां को देखने गई। मैं वापस मां को अपने साथ लेकर लौटी थी। मुझे एयरपोर्ट पर लेने आए सुनील ने मां के आने पर उत्साह नहीं दिखाया था, बल्कि घर आकर तर्क स्वर में बोली, ये सब क्या है? ये सब क्या है सरोज? मुझसे बिना पूछे इतना बड़ा निर्णय तुमने कैसे ले लिया? कैसे मतलब? अपनी मां को अपने साथ लाने के लिए मुझे तुमसे परमिशन लेनी पड़ेगी। मैंने भी कुछ व्यंग्यात्मक स्वर में उत्तर दिया था। क्यों? अब क्यों नहीं ले गया इनका बेटा इन्हें अपने साथ? इसके लिए इन्होंने बेटी तो क्या, दामादों तक को सदैव नजरअंदाज किया। सुनील आखिर वे मेरी मां है, वह नहीं ले गया तभी तो मैं लेकर आई। उन्हें ऐसे तो नहीं छोड़ दूंगी ना। मेरी बात सुनकर सुनील चुप तो हो गए, पर कहीं न कहीं अपनी बातों से मुझे जाता दिया कि मां का यहाँ लाना उन्हें जचा नहीं। इसके बाद मेरी असली परीक्षा प्रारंभ हो गई थी। अपने 20 साल की वैवाहिक जीवन में मैंने सुनील का जो रूप आज तक नहीं देखा था, वह अब मेरे सामने आ रहा था। घर आकर सबसे बड़ा प्रश्न ये था, हमारे 2 बेडरूम के घर में मां को ठहराने का। 10 वर्षीय बेटी सोनू के रूम में मां का सामान रखा तो सोनू एकदम से बिदक गई। अपने कमरे में राजा की भांति अब तक एक छत्र राज करती आई सोनू नानी के साथ कमरा शेयर करने को तैयार नहीं थी। बड़ी मुश्किल से मैंने उसे समझाया, तब कहीं मानी। पर रात को तो अपना तकिया और चादर लेकर उसने हमारे बेड पर ही अपने पैर पसार लिए कि आज तो मैं आप लोगों के साथ ही सोऊंगी, भले ही कल से नानी के साथ सो जाऊंगी। पर जैसे ही सुनील सोने के लिए कमरे में आए तो सोनू को बेडरूम में देखकर चौंक गए। लो, अब प्राइवेसी भी नहीं रही। आज के लिए थोड़ा दिक्कत सह लो, कल से तो सोनू नानी के साथ ही सोएगी। मैंने दबी आवाज में कहा कि मां न सुन ले। दिक्कत ही तो सहना है और अभी कर भी क्या सकते हैं। सुनील ने कुछ इस अंदाज में कहा मानो जो हो रहा है वह उन्हें लेस मात्र भी पसंद नहीं आ रहा है। पर उन्हें इग्नोर करने के अलावा मेरे पास कोई चारा भी नहीं था। मां को सुबह जल्दी उठने की आदत रही है, तो सुबह 5 बजे उठकर उन्होंने किचन में बर्तन खड़काने प्रारंभ कर दिए थे। मैं मुंह के ऊपर से चादर तानकर सब कुछ अनसुना करने का प्रयास करने लगी। अभी मेरी फिर से आग लगी थी कि सुनील की आवाज मेरे कानों में पड़ी। सरोज, यह मम्मी की घंटी की आवाज बंद कराओ, मैं सो नहीं पा रहा हूँ। मैं लपक कर मुंह से चादर हटाई तो माँ की मंदिर की घंटी की आवाज मेरे कानों में भी शोर मचाने लगी। सुबह की सर्दी भरे दिनों में भी रजाई में से बाहर आए और किसी तरह माँ की घंटी की आवाज को शांत किया। जब से माँ आई, मेरे लिए हर दिन एक नई चुनौती लेकर आता। 2 दिन बाद रात को जैसे ही मैं सोने की तैयारी कर रही थी कि सोनू ने पीन पिनाते हुए बेडरूम में प्रवेश किया। मम्मी, मैं नानी के पास तो नहीं सो सकती, वह इतने खर्राटे लेती है। अगले दिन सुनील को जल्दी ऑफिस जाना था, पर जैसे ही वे सुबह उठे तो बाथरूम पर माँ का कब्जा था। उन्हें सुबह जल्दी नहाने की आदत थी। बाथरूम बंद देखकर सुनील अपना आपा खो बैठे। सरोज, लेट हो जाऊंगा, मम्मी से कहो हमारे ऑफिस जाने के बाद नहाया करें। उन्हें कौन सा ऑफिस जाना है? अरे ऑफिस नहीं जाना है तो क्या हुआ बेटा, चाय तो पीनी है ना। और तुम तो जानते हो कि मैं बिना नहाए चाय भी नहीं पीती, माँ ने बाथरूम से बाहर निकलकर सफाई देते हुए कहा। जिंदगी भर अपनी शर्तों पर जीती आई माँ के लिए स्वयं को बदलना बहुत मुश्किल था और सुनील मेरे साथ कोऑपरेट करने को तैयार नहीं थे। इस सब के बीच में खुद को तो भूल ही गई थी। किसी तरह तैयार होकर लेट लतीफ बैंक पहुंचती और शाम को बैंक से निकलते समय दिमाग में बस घर की समस्याएं ही घूमती। इससे मेरा काम भी प्रभावित होने लगा था। मेरी हालत ज्यादा दिनों तक बैंक मैनेजर से छुपी नहीं रह सकी और एक दिन मैनेजर ने मुझे अपने केबिन में बुला ही भेजा। बैठो सरोज, क्या बात है? पिछले कुछ दिनों से देख रही हूँ तुम कुछ परेशान सी लग रही हो। यदि कोई ऐसी समस्या है जिसमें मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ तो बताओ।
अपने काम में सदैव परफेक्शन को इम्पोर्टेंस देने वाली सरोज के काम में अब खामियां आ रही है, इसलिए मैंने तुम्हें बुलाया। नहीं मैम, ऐसी कोई बात नहीं है, बस कुछ दिनों से तबीयत ठीक नहीं चल रही है। सॉरी, मैं अब से आगे ध्यान रखूंगी, कहकर मैं मैडम की केबिन से बाहर आ गई। क्या कहूँ मैडम से कि बेटियां कितनी भी पढ़ लिख ले, आत्मनिर्भर हो जाए, पर अपने माता पिता को अपने साथ रखने या उनकी जिम्मेदारियां उठाने के लिए पति का मुंह देखना पड़ता है। एक पति अपनी पत्नी से अपने माता पिता की सेवा करवाना तो पसंद करता है, परंतु सास ससुर की सेवा करने में अपनी हेठी समझता है। समाज की इस दोहरी मानसिकता से सुनील भी अछूता नहीं था। यदि वह चाहता तो मां के साथ भली भांति तालमेल बिठाकर नित नई उत्पन्न होने वाली समस्याओं को काफी हद तक कम कर सकता था। यूं भी हम दोनों मिलकर अब तक के जीवन में आए प्रत्येक समस्या का सामना करते ही तो आए थे, परंतु जब से मां आई है, सुनील ने उसे अकेला कर दिया था। बीती यादों को सोचते सोचते कब उसकी आंखें लग गई, उसे पता ही नहीं चला। सुबह बैग के बगल की खिड़की के झीने पर्दों से आए सूरज की मध्यम रोशनी और चिड़ियों की चहचहाहट से उसकी नींद खुल गई। तभी सुनील ने चाय की ट्रे के साथ कमरे में प्रवेश किया। उठिए मैडम, मेरे हाथों की चाय से अपने संडे का आगाज कीजिए। ओह, क्या बात है, आज तो मेरा संडे बन गया। मैं फ्रेश होकर चाय का कप लेकर सुनील के बगल में बैठ गई। तो आज संडे का क्या प्लान है मैडम? मम्मी और सोनू भी आते ही होंगे। मम्मा, आज हम लोग पार्क चलेंगे फॉर होल डे एंजॉयमेंट। चलोगी ना मम्मा? नानी भी हमारे साथ चलेगी। माँ के साथ वॉक करके लौटी सोनू ने हमारी बातें सुनकर संडे का अपना प्लान बताया। हाँ हाँ, हम सब चलेंगे। चलो जल्दी से ब्रेकफास्ट करके सब तैयार हो जाओ। मेरे बोलने से पहले ही सुनील घोषणा कर दी। पूरे दिन के एंजॉयमेंट के बाद लेट नाइट जब घर लौटे तो सब थक कर चूर हो गए, सो नींद की आगोश में चले गए। मुझे लेटते ही वह दिन याद आ गया जब माँ के आने के बाद एक दिन सुनील की माँ ने फोन करके बताया कि अगले हफ्ते में इंडिया वापस आ रही है। 4 साल पहले सुनील के पिता का एक बीमारी के चलते देहांत हो गया था। उसके बाद से उनकी माँ ने अपने दोनों बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया। सुनील 2 ही भाई बहन हैं, जिनमें दीदी की शादी एक एनआरआई से हुई है। विवाह के बाद से ही अमेरिका जा बसी थी। पिछले दिनों उनकी डिलीवरी के समय मम्मी जी वहां गई थी और अब उनका वापसी का समय हो गया था, सो आ रही थी। दोनों बच्चे अपनी माँ से बहुत अटैचेड हैं। उस दिन मैं बैंक से वापस आई तो सुनील का मुंह फूला हुआ था। जैसे ही माँ सोसाइटी के मंदिर में गई थी, वे फट पड़े। अब बताओ, मेरी माँ कहाँ रहेगी? क्या सोचेंगी वे कि मेरे बेटे के घर में तो मेरे लिए जगह तक नहीं है। आखिर इंडिया में है ही कौन मेरे अलावा जो उन्हें पूछेगा? तुम्हारे तो और भाई बहन भी हैं, मैं तो एक ही हूं ना अपनी माँ के लिए। सुनील, थोड़ी शांति तो रखो। आने दो मम्मी जी को, सब हो जाएगा। पर अपनी माँ की जिम्मेदारी भी है मेरे ऊपर, ये कहकर के और भाई बहन रखेंगे अपने पास, मैं अकेला कैसे छोड़ दूँ हूँ? आखिर मेरा भी पालन पोषण उन्होंने नहीं किया है। मेरी इतनी दलीलों में से एक भी शायद सुनील को पसंद नहीं आई थी और वह अपने फुले मुंह के साथ बेडरूम में जाकर टीवी देखने लगे थे। 1 सप्ताह बाद जब सासू माँ आई तो मैं बहुत डरी हुई थी। अब न जाने किन नई समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। मैं अपनी सास की समझदारी की शुरू से ही कायल रही हूँ, परंतु मेरी माँ को यहाँ देखकर उनकी प्रतिक्रिया से तो अनजान ही थी। मैंने सासू माँ के रहने का इंतजाम भी माँ के कमरे में ही कर दिया था, जो सुनील को पसंद तो नहीं आया था, परंतु 2 बेडरूम के फ्लैट में कोई और इंतजाम होना संभव नहीं था। मेरी माँ की अपेक्षा सासू माँ कुछ अधिक यंग, कुछ मिजाज समझदार और सकारात्मक विचारधारा की थी। मेरी भी उनसे अच्छी पत्ती थी, इसलिए तो उनके आने की दूसरे दिन औसत देखकर अपनी सारी परेशानियां बयान करते हुए रो पड़ी थी। उन्होंने मुझे गले लगाया और बोली, तू चिंता मत कर, मैं कोई समाधान निकालती हूँ, सब ठीक हो जाएगा। उनके अपेक्षा मेरी माँ का जीवन के प्रति उदासीन और नकारात्मक होना स्वाभाविक भी था, क्योंकि पहले बेटी की चाह में बेटियों की कतार, फिर बेटे बहू की अपेक्षा, आखिर इंसान की सहने की भी सीमा होती है। परिस्थितियों ने उन्हें एकदम शांत, निरुत्साही बना दिया था। वही सासू माँ के 2 बच्चे और दोनों ही वेल सेटल्ड थे। 2-4 दिन सब ऑब्जर्व करने के बाद उन्होंने अपने साथ माँ को भी मॉर्निंग वॉक पर ले जाना प्रारंभ कर दिया था। वापस आकर दोनों एक साथ पेपर पढ़ते हुए चाय पीती थी। दोनों किचन में आकर मेड की मदद करती, जिससे मेरा काम बहुत आसान हो जाता। जब तक मैं और सुनील तैयार होते, माँ और सासू माँ मेड के साथ मिलकर नाश्ता टेबल पर लगा देते। हम चारों साथ साथ नाश्ता करते और ऑफिस के लिए निकल जाते। अपनी माँ को यूं खुश देखकर सुनील भी खुश होते।
कुल मिलाकर सासू माँ के आने से मेरी कई समस्याओं का अंत होने लगा था। सासू माँ को देखकर मेरी माँ भी पॉजिटिव होने लगी थी। एक दिन जब हम सुबह नाश्ता कर रहे थे तो सासू माँ बोली, सरोज, आज से सोनू अपनी दादी नानी के साथ सोएगी। कितनी किस्मत वाली है कि दादी नानी दोनों को प्यार एक साथ लेगी। क्यों सोनू? हाँ माँ, अब से मैं आप दोनों के नहीं बल्कि दादी नानी के बीच में सोनूगी। उन्होंने मुझे रोज एक नई कहानी सुनाने का प्रॉमिस किया है, सोनू ने भी चाहते हुए कहा था। इस बात से सुनील भी बहुत खुश थे क्योंकि उन्हें उनके पर्सनल स्पेस वापस जो मिल गया था। सासू माँ के जाने के बाद मैंने भी चैन की सांस ली थी और बैंक पर वापस ध्यान केंद्रित कर लिया था। अब 3 माह तक हमारे बीच रहकर सासू माँ वापस कुछ दिनों के लिए दिल्ली चली गई थी, पर इन 3 महीना में उन्होंने मेरे लिए जो किया है वह मैं ताऊ नहीं भूल सकती। सच में इंसान अपनी सकारात्मक सोच और समझदारी से बड़ी समस्याओं को भी चुटकियों में हल कर सकता है, जैसा कि मेरी सासू माँ ने किया था। माँ के मेरे साथ रहने पर भी उन्होंने खुशी व्यक्त करते हुए कहा था, जब मेरी बेटी मेरा ध्यान रख सकती है तो मेरी बहू अपनी माँ का ध्यान क्यों नहीं रख सकती है। और मुझे फक्र है अपनी बहू पर। अपने 3 अन्य भाई बहनों की होते हुए भी उसने अपनी जिम्मेदारियां को समझा और निभाया। तभी तो उनके जाने की समय में रो पड़ी थी और उनके गले लग गई थी। दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त हो गई। कहानी पसंद आई तो इसे लाइक शेयर कमेंट करें, साथ ही साथ अगर आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।